डियर स्टूडेंट्स, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसको हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अब क्यों इसको रोटेशनल बोल रहे हैं और क्यों माइक्रोवेव, वही अब इसमें देखेंगे। तो इसमें लिखा है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कंसर्न्ड विद द मेजरमेंट ऑफ energies of transitions between the rotational energy levels of a gaseous molecule on the absorption of microwave radiations। देखिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ एनर्जीज। और कौन सी एनर्जीज होंगी, ये रोटेशनल एनर्जीज होंगी, ठीक है। और ट्रांजिशन यहाँ पर कहाँ होगा, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होगा। और कौन करेगा वो ट्रांजिशन, वो गैसियस मॉलिक्यूल करेंगे। कब करेंगे वो ट्रांजिशन, माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने पर। देखिए, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स मैंने आपको बताए थे कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में छोटे छोटे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये हम बहुत पहले अपने वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये जो इतना बड़ा सा ये जो लाइन खींची है, ये तो हमारा हो गया वाइब्रेशनल लेवल, ये पूरा का पूरा वाइब्रेशन लेवल होगा। और जो ये जो छोटी छोटी लाइंस बनाई हैं, ये होते हैं हमारे रोटेशनल लेवल्स, ठीक है। तो अगर सपोज कोई भी मॉलिक्यूल हमारा किसी रोटेशनल लेवल में है, ठीक, तो उसकी कुछ ना कुछ रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू भी है, ठीक। अब ये क्या करेगा, माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब करेगा। और माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब करने के बाद इसका ट्रांजिशन हो जाएगा, मतलब ये नीचे वाली स्टेट से ऊपर वाले स्टेट में, यानी नीचे वाले रोटेशनल एनर्जी लेवल से ऊपर वाले रोटेशनल एनर्जी लेवल में जा सकता है। या ऊपर, अगर ये ऊपर है कहीं, तो ऊपर से नीचे भी आ सकता है। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो उसको हम एमिशन बोलते हैं। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है कि अगर मॉलिक्यूल रोटेशन कर रहा है, ठीक है, और रोटेशन करते करते, और रोटेशन जब वो कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू होगी, ठीक। और फिर वो माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब करेगा। किन कंडीशन में करेगा, अभी हम वो डिस्कस करेंगे आगे। तो माइक्रोवेव को वो जब एब्जॉर्ब करेगा तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद, वो नीचे वाले लेवल से किसी ऊपर वाले लेवल में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी उसका ट्रांजिशन हो जाएगा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में। तो बस ये जो ट्रांजिशन है, इसी के बेसिस पर फिर इसका स्पेक्ट्रम बनता है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये किसी मॉलिक्यूल के रोटेशन से अराइज होती है, कि जब मॉलिक्यूल में रोटेशन होगा तभी हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करते हैं। और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, इनमें आप देख रहे हैं एनर्जी डिफरेंस कितना कम है। मतलब अगर मैंने एक लेवल ऐसे बनाया है तो दूसरा लेवल सिर्फ यहाँ है, तीसरा लेवल यहाँ है। तो आप देख रहे हैं दो लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस इतना कम है। तो ये जो एनर्जी है, ये इसको सिर्फ माइक्रोवेव से ही मिल जाती है। और माइक्रोवेव रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करके तब ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो क्योंकि ये माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है मॉलिक्यूल हमारा, तो इसलिए हम इसको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल देते हैं। अब ये किन कंडीशंस में माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, तो पहली कंडीशन तो यही होती है इसकी कि मॉलिक्यूल जो है वो गैसियस होना चाहिए, यानी गैसियस स्टेट में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि गैसियस स्टेट में ही मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है। गैसियस मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल जो होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो जब वो काफ़ी दूर दूर होंगे तो वो इजीली रोटेट कर पाएंगे। जबकि सॉलिड या लिक्विड स्टेट में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली पास पास होते हैं, तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्री रोटेशन नहीं दिखा पाते हैं, ठीक है। तो रोटेशन से मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि घूमता है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसलिए गैसियस मॉलिक्यूल होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। एक कंडीशन तो हो गई ये। दूसरी कंडीशन क्या है, तो इसमें नेक्स्ट लिखा है द कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग, कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया है उसका क्या मतलब है, इन माइक्रोवेव रीजन इज दैट द मॉलिक्यूल मस्ट पजेस परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। तो दूसरी कंडीशन मॉलिक्यूल की ये होनी चाहिए मॉलिक्यूल में कि उसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट ज़रूर होना चाहिए, और उस डाइपोल मूवमेंट में चेंज भी होना चाहिए, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट होने से होगा क्या कि व्हेन अ मॉलिक्यूल हैविंग डाइपोल मूवमेंट रोटेट्स, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जब रोटेट करेगा, यानी जिसके अंदर डाइपोल मूवमेंट है, जब ऐसा कोई मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो उसके रोटेशन से क्या होता है, इट जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, ठीक है। यानी उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा किया, क्योंकि जब वो रोटेशन करेगा और डाइपोल मूवमेंट
अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको नहीं पता कि डाइपोल मोमेंट क्या है, वैसे मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप ये बीएससी फर्स्ट सेम में पढ़ के आए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है, बहुत थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। जैसे सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये HCl मैंने यहाँ बनाया, ठीक है। HCl मॉलिक्यूल में क्या है, Cl जो है वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर है तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी जो ये इलेक्ट्रॉन जो हमने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं वो थोड़ा सा शिफ्टेड होंगे क्लोरीन एटम की तरफ, क्योंकि वो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसी वजह से उस पर स्लाइटली नेगेटिव और हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आया। तो इस वजह से क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल में एक डाइपोल क्रिएट हो गया। डाइपोल मतलब दो पोल्स, एक पॉजिटिव पोल बन गया, एक नेगेटिव पोल बन गया, ठीक है। और डाइपोल, तो डाइपोल मतलब मॉलिक्यूल में थोड़ी सी पोलैरिटी डेवलप हो गई। पोलैरिटी से मतलब होता है चार्ज का डेवलपमेंट। तो क्योंकि मॉलिक्यूल पोलर हो गया है तो पोलैरिटी की वजह से उसमें कहीं ना कहीं कोई डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करती है। तो अगर इस मॉलिक्यूल में मैं डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दिखाना चाहूँ तो डायरेक्शन कैसे हम दिखा सकते हैं, पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ ये डायरेक्शन हम कुछ इस तरह से शो कर देते हैं, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट अगर हमें दिखाना है तो हमने क्या बनाया, एक एरो बनाया और उसका जो एंड होते हैं, टेल जो होती है, उसको कट कर दिया। तो ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई। मैग्नीट्यूड अगर मैं इसका बताना चाहूँ तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, Q मल्टीप्लाई बाय R। Q क्या है, जो H और Cl का चार्ज होगा, ठीक है, वो Q हो गया, मल्टीप्लाई बाय R क्या है, जो H और Cl के बीच का डिस्टेंस हुआ। तो ये म्यू मतलब जो होगा वो Q मल्टीप्लाई बाय R। तो हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि जब किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट होता है, ठीक है, अगर उसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है और जब वो रोटेट करेगा तो साथ साथ उसका डाइपोल मूवमेंट भी रोटेट करता है, यानी डाइपोल मूवमेंट में चेंज होता है। और इस डाइपोल मूवमेंट के चेंज की वजह से उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो क्या होगा, विच कैन इंटरैक्ट विद द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोवेव रेडिएशन। और जो उसने जनरेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड, वो माइक्रोवेव रेडिएशन के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट करेगा। देखिए, मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनके दो कंपोनेंट होते हैं, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, दूसरा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये सब मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो माइक्रोवेव रेडिएशन का भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है। अब क्योंकि मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ही माइक्रोवेव रेडिएशन के सिर्फ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के साथ ही इंटरैक्ट करेगा। और इस इंटरैक्शन में होता क्या है, इस इंटरैक्शन के दौरान क्या होगा, ड्यूरिंग दिस इंटरैक्शन एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। एनर्जी कौन सी, जो माइक्रोवेव रेडिएशन है, वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है या फिर वो एमिट भी हो सकती है। एंड दस रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल गिव राइज टू अ स्पेक्ट्रम। तो इसकी वजह से हमें एक स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, सपोज ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, सपोज ये ऐसे जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है। रोटेशन के दौरान अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें कोई डाइपोल मूवमेंट भी है, माने इस पर पॉजिटिव चार्ज भी है, पोलैरिटी डेवलप है, पोलर मॉलिक्यूल है ये इस तरह से। तो देखिए, जब ये रोटेट करेगा, रोटेट करने से होगा क्या, मैंने इसको इस तरह से बनाया कि ये वाला एटम यहाँ चला जाए और ये एटम यहाँ आ जाए। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, अब ये यहाँ पर आ गया मॉलिक्यूल, एटम सॉरी, और ये यहाँ पर, यानी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अगर हम दिखाना चाहें तो हम कैसे दिखाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अगर हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे तो अब हम क्या दिखाएंगे, डायरेक्शन को ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। अब क्योंकि रोटेशन हो रही है तो फिर से ये एटम यहाँ पर जाएगा और ये एटम यहाँ जाएगा। तो अब कंडीशन क्या हो जाएगी, अब कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। फिर से ये रोटेशन तो चलती रहेगी, ये फिर रोटेट करेगा। रोटेट करने से अब की बार क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो नीचे चला जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो आप देख रहे हैं लगातार इसकी डायरेक्शन, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है मॉलिक्यूल के रोटेशन से। इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट में लगातार चेंज हो रहा है और इसी चेंज की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जो इंटरैक्ट करेगा। अब वो इंटरैक्शन के दौरान होगा क्या, देखिए, अब ये मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा था हमारा, ठीक है। इस रोटेशन के दौरान जब हम इस पर कोई माइक्रोवेव डालेंगे, यानी हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला जो हमारा माइक्रोवेव था, ठीक है। जब हम इसमें डालेंगे
तो ये मॉलिक्यूल इस माइक्रोवेव को कब एब्जॉर्ब करेगा, उसकी क्या कंडीशन है? उसकी ये कंडीशन थी कि इसका डाइपोल मोमेंट जो है लगातार चेंज होता रहना चाहिए, और चेंज होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो देखिए जब ये रोटेट कर रहा है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के रोटेशन की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी ज़रूर होगी, और ऐसे ही माइक्रोवेव की भी अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो जब इसकी रोटेशन की फ्रीक्वेंसी इस माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, और इसी मैच को हम रेजोनेंस बोलते हैं। ये जो मैच, यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया था रेजोनेंस, ये रेजोनेंस वर्ड बेटा हमारा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम यूज़ करते हैं ना कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, वो नहीं है ये यहाँ पर, ठीक है, वो रेजोनेंस अलग रेजोनेंस है। ये रेजोनेंस का मतलब होता है मैच करना, यानी इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और जो मॉलिक्यूल के रोटेशन की फ्रीक्वेंसी थी, जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच करेंगी तभी माइक्रोवेव रेडिएशन को ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो इसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये वर्ड आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, जैसे हम एनएमआर भी पढ़ेंगे तो उसमें भी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस का मतलब यही है कि जब दोनों चीज़ों की, यानी जो हमारा मॉलिक्यूल है और जो हमारा रेडिएशन है, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, उसी कंडीशन में ये जो है एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को, ठीक है। तो हमारे पास माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर है, पढ़ रहे हैं हम, तो कोई मॉलिक्यूल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम तभी देगा, उसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी रोटेशन से जुड़ी हुई है, तो रोटेशन तभी पॉसिबल है जब वो गैसियस मॉलिक्यूल होगा। तो एक तो कंडीशन होनी चाहिए कि वो गैसियस मॉलिक्यूल हो, और दूसरी कंडीशन कि उसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट हो, क्योंकि अगर डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा तो डाइपोल मूवमेंट में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, जिससे हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, जिससे कि वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा और इससे वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमें क्या, रोटेशन के मॉलिक्यूल से एक स्पेक्ट्रम मिल गया। तो अगर हमने इसमें आगे लिखा हुआ भी है कि इफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट हैविंग डाइपोल मूवमेंट्स, जिनमें डाइपोल मूवमेंट्स नहीं है, तो ऐसा इंटरेक्शन पॉसिबल भी नहीं है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम माइक्रोवेव इनएक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया H2Cl2, या नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। जैसे यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन को अगर मैं बनाऊँ, ये H2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल हमारा पोलर ही नहीं है। तो मॉलिक्यूल अगर पोलर होगा तो उसमें डाइपोल मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। नॉन पोलर में तो डाइपोल मूवमेंट होगा ही नहीं। तो जब डाइपोल मूवमेंट ही जीरो है, तो इसका मतलब ये माइक्रोवेव इनएक्टिव है, यानी ये माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। और तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन से मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मूवमेंट है और कौन से मॉलिक्यूल्स में नहीं है, क्योंकि अगर MCQs आते हैं तो वो एग्जाम्पल आपके सामने दे देंगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स इसमें ऐसे हैं जिनमें माइक्रोवेव, मतलब माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो कर सकते हैं, या कौन से मॉलिक्यूल्स माइक्रोवेव एक्टिव हैं या कौन से इनएक्टिव हैं, ठीक है। फिर लिखा है इसमें, ऑन द अदर हैंड द मॉलिक्यूल्स लाइक HCl, CH3Cl एटसेट्रा आर हैविंग डाइपोल मूवमेंट्स, क्योंकि इनमें डाइपोल मूवमेंट्स हैं, एंड देयर इंटरेक्शन विल गिव राइज टू अ स्पेक्ट्रम, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम माइक्रोवेव एक्टिव बोल देते हैं। देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको ये बताना चाहूँ, इरेजर मैं पहले यूज़ कर लेती हूँ ज़रा। देखिए कि अगर हम ये बात करें कि भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ अभी NH3 और BF3, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी, सपोज हमने NH3 लिया। NH3 को हम, NH3 की शेप होती है पिरामिडल शेप। ये NH3 है, ऊपर यहाँ पर इसमें लोन पेयर होता है, ये H है, यहाँ पर एक H है और ये एक H है, ठीक है, पिरामिडल शेप है। तो अगर मैं इसके डाइपोल मूवमेंट को शो करना चाहूँ तो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए पहले तो इस पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है। तो लोन जो भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्टेड होंगे, और नाइट्रोजन पर होगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। और अगर मैं डायरेक्शन शो करना चाहूँ डाइपोल मूवमेंट की, तो वो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ होगी। तो तीनों के वेक्टर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इस तरह से होगा, और इन तीनों का कोई ना कोई रिजल्टेंट ज़रूर आएगा, और रिजल्टेंट कहाँ होगा, वो ऊपर की साइड जाएगा। तो जब कुछ ना कुछ रिजल्टेंट मिलेगा, इसका मतलब NH3 में हमारा डाइपोल मूवमेंट है। तो जब NH3 में डाइपोल मूवमेंट है तो इस वजह से ये माइक्रोवेव एक्टिव हो गया, ठीक है। जबकि BH3, NH3 और BH3 देखा जाए तो दोनों का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला लगभग भाई, उसमें नाइट्रोजन है इसमें B है, लेकिन देखने में लगभग एक जैसा है। BH3 का लेकिन जो होता है शेप जो होती है, यानी ज्योमेट्री जो होती है, वो ट्रायंगुलर प्लानर होती है, ठीक है। यहाँ पर एक H है, ये एक H है और ये एक H है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्योंकि
हाइड्रोजन और बोरॉन में हम बोरॉन को थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव मान सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और यहाँ पर ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो अब अगर इसकी डायरेक्शन मैं दिखाना चाहूँ तो क्या होगी, ये हाइड्रोजन से बोरॉन की तरफ हम दिखाएंगे डायरेक्शन, ठीक है, इसकी भी यहाँ से यहाँ दिखाएंगे और ऊपर वाले की नीचे की साइड दिखाएंगे। तो देखिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये जो बॉन्ड मूवमेंट्स है मैंने यहाँ दिखा रखे हैं, इनके रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो ऊपर की साइड आएगी और एक बॉन्ड की नीचे की साइड जा रही है, तो ये वाला डाइपोल मूवमेंट इस बॉन्ड मूवमेंट को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा 0, तो BH3 हमारा माइक्रोवेव इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है बेटा, इसको भी जरूर ध्यान रखना, ये माइक्रोवेव इनएक्टिव होता है। कैसे? कार्बन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव बना दिया, यहाँ पर भी, ये हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये नीचे बना देती हूँ मैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी बॉन्ड मूवमेंट की या डाइपोल मूवमेंट की, इस तरह से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो दोनों कभी एक दूसरे से मिल ही नहीं पाएंगे, रिजल्टेंट कुछ निकल ही नहीं पाएगा, इसलिए ये इसका भी डाइपोल मूवमेंट 0 होगा। तो आप लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट है या नहीं है, क्योंकि अगर डाइपोल मूवमेंट है तभी जो है मॉलिक्यूल हमारा माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को दिखा सकता है या वो माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसके लिए बस 2 कंडीशंस याद रखिएगा, एक तो गैसियस मॉलिक्यूल होना चाहिए, दूसरा उसके डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए और डाइपोल मूवमेंट में चेंज होना चाहिए रोटेशन के दौरान, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं एनर्जी लेवल्स ऑफ अ रिजिड रोटर। तो सबसे पहले मतलब हम इसमें एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे, वो एनर्जी लेवल्स जो हम जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ये जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स दिखाते हैं ना, ये वाले लेवल्स, तो इनमें एनर्जीज की क्या वैल्यू होगी बस वो हमें देखनी है। तो ये बड़ा सा जो मैंने दिखा दिया ये पूरा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं और जो ये छोटे छोटे दिखा रखे हैं ये हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स और इन्हीं के लेवल्स की एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एनर्जी लेवल्स ऑफ अ रिजिड रोटर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए रिजिड रोटर से क्या मतलब है। तो रिजिड रोटर हमारा एक ऐसा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स होंगे। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो जाहिर सी बात है लीनियर होगा। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो 2 एटम्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होता रिजिड रोटर में। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी जो बॉन्ड लेंथ है वो फिक्स्ड होती है। हम ये मान के चलते हैं कि वो मॉलिक्यूल में कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही है, सिर्फ रोटेशन हो रही है, ठीक है। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होती, जैसे एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मैंने लीनियर मॉलिक्यूल दिखाया, अगर इसमें वाइब्रेशन होगी तो मैंने आपको बताया था लीनियर मॉलिक्यूल में 2 टाइप से वाइब्रेशन हो सकती है। मतलब वाइब्रेशन होंगी किस तरह से, क्योंकि हम क्या करते हैं मॉलिक्यूल, ये जो एटम्स हैं एटम्स को हम मानते हैं स्प्रिंग, ठीक है, वाइब्रेशन मोशन दिखाते समय। और क्या होंगे ये दोनों एटम्स, जब इसमें वाइब्रेशन होंगी तो एक टाइम होगा कि दोनों एटम्स एक दूसरे से दूर जाएंगे और एक टाइम होगा कि दोनों एटम एक दूसरे के पास आएंगे। तो अगर हम इस स्प्रिंग को खींच देंगे तो ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और फिर स्प्रिंग वापस आएगी तो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो क्या होगा कि दोनों के एटम के बीच का डिस्टेंस घटेगा भी बढ़ेगा भी, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल जो एटम्स के बीच का डिस्टेंस घट और बढ़ रहा है किसकी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से। लेकिन रिजिड रोटर में हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी रिजिड रोटर में कोई वाइब्रेशन नहीं होता, सिर्फ रोटेशन होता है। तो इससे क्या होगा, रोटेशन की वजह से मतलब रोटेशन हो रहा है और उसमें क्या है दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, यानी बॉन्ड लेंथ जो है यहाँ पर फिक्स है, ठीक है। तो वो होता है रिजिड रोटर। तो अब हमने यहाँ पर ले रखा है कि सपोज वी हैव अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 2 एटम्स। ऐसा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ले लिया जो A और B एटम से मिलकर बना है और इनके मासेस क्या है m1 और m2 हमने मान लिए। देखिए यहाँ पर आपने मतलब मैंने आपको दिखा रखा है डायग्राम के थ्रू, ये A एटम है, A एटम थोड़ा सा मास ज़्यादा है उसका, देख रहे हैं आप काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है, और B एटम तो थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने यहाँ शो कर रखा है जिसको हमने R से दिखाया है, ठीक है। ये R है, इसका m1 मतलब मास, A का मास m1 है और B का मास m2 है, ठीक। अब देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इफ R इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, and R1 and R2 are the distances of atom A and B from the center of gravity C। देखिए यहाँ पर जो C पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला, इसको हमने C से डिनोट किया है और C का मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर। अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी मॉलिक्यूल में वो पॉइंट होता है जहाँ पर उसका मास बैलेंस्ड होता है, ठीक है। जैसे सपोज अगर मैंने
आपके सामने, आप ना इसको थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा बेटा। सपोज ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, अगर मैं दोनों तरफ इक्वल मासेस हैं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होगी, लगभग मतलब एग्जैक्ट बीच में होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि यहीं पर दोनों का मास जो है बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस एटम का साइज बढ़ा दूं, यानी बड़ा एटम ले लूं इसकी जगह, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल अगर मैं अब यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश करूंगी इसे, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल नीचे को गिर जाएगा इधर, क्योंकि मास जो है यहाँ ज़्यादा हो गया है, तो ये मॉलिक्यूल नीचे को गिर जाएगा, मतलब इस ये एटम नीचे को हो जाएगा और वो एटम ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर बैलेंस नहीं होगा। फिर क्या होगा, ये थोड़ा सा इधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी इस मास की तरफ खिसक जाएगी, यानी यहाँ पर जाकर अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ तो ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होने से मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, आप ना ऐसे इमेजिन कीजिए कि अपनी फिंगर पर कोई एक लकड़ी है, जैसे समझ लीजिए एक ऐसी लकड़ी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए अपनी उंगली पर, ठीक है, तो वो यहीं पर आपको लगेगा बीचों बीच है, जब आप उसे रख रहेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप एक साइड वेट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वो इधर जिधर की साइड वेट होगा उधर से गिर जाएगी, वो यहाँ पर बैलेंस नहीं होगी। फिर आप उसको वेट के साथ, उसी वेट के साथ अगर आप यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगी। तो उस समय क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और यहाँ पर जो मास है और यहाँ पर जो मास है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में वो पॉइंट होता है जहाँ पर उसका मास बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ए से अगर इसका डिस्टेंस देखा जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का तो वो r1 है, और बी से अगर इसका डिस्टेंस देखा जाए तो वो r2 है, ठीक है। तो हम क्या दिखा सकते हैं, r को r1 प्लस r2 लिख सकते हैं। पूरा r यहाँ से लेके यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने r1 दिखाया और यहाँ से यहाँ तक का r2, तो r1 प्लस r2 को हम r लिख सकते हैं। तो बस इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या है इसमें, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वी नो दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज द पॉइंट विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। मैंने अभी अभी आपको बताया कि वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी कि एक तरफ का मास और एक तरफ का डिस्टेंस और दूसरी तरफ का मास दूसरी तरफ का डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे मतलब कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो m1r1 इज इक्वल टू m2r2 होगा, तो ये सेटिस्फाई करेगी कंडीशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो बेटा इस कंडीशन को भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस पर ही एमसीक्यू बन जाए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कंडीशन क्या होगी, तो m1r1 इज इक्वल टू m2r2 होती है इसकी, ठीक है। फिर आता है कि द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि आखिर ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या मतलब है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हिंदी में हम इसको जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी होगा छोटी क्लासेस में। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से मतलब ये है कि सपोज अगर मेरे पास एक ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करूं, ठीक है, मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करूं, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, जो मतलब मैं कैसे रोटेट कर रही हूं, क्योंकि मैं इस पर एक फोर्स लगाऊंगी, तो जिस फोर्स से मैं इसको रोटेट करने की कोशिश कर रही हूं, ये मॉलिक्यूल फिर एक उल्टा फोर्स लगाएगा ताकि ये मॉलिक्यूल रोटेट ना हो, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही फोर्स है जो मैं फोर्स लगा रही हूँ उसके ऑपोजिशन में जो ये फोर्स लगा रहा है, मतलब मॉलिक्यूल जो है रोटेट नहीं होना चाह रहा, आप ये समझ सकते हैं। मैं उसको फोर्स लगा के रोटेट करना चाह रही हूँ लेकिन मॉलिक्यूल रोटेट नहीं होना चाह रहा, यानी वो मेरे फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, आप समझ लीजिए प्रतिरोध कर रहा है उसका। तो बस जो वो रेजिस्टेंस लगा रहा है ताकि ये वो अपने आप को रोटेट ना होने दे, तो बस उसी को हम कह देते हैं कि वो बॉडी का मूवमेंट या उस मॉलिक्यूल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस है। तो मॉलिक्यूल अगर स्टेशनरी है यानी स्थिर अवस्था में, तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगा, और अगर मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो वो मॉलिक्यूल रोटेट ही करना चाहेगा। फिर मैं उसको फोर्स लगा के उसको स्टेशनरी करना चाहूँ तो वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये कहने का है कि अगर मैं फोर्स लगाकर उसको रोटेट करने की कोशिश कर रही हूँ तो मॉलिक्यूल फिर उस फोर्स के अगेंस्ट जाता है कि वो रोटेट नहीं होना चाहेगा और उसको रेजिस्ट करता है उस फोर्स को जो मैं उस पर लगा रही हूँ, ठीक है। तो बस उसी रेजिस्टेंस को हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोल देते हैं। तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नॉर्मली हम आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, आई इज इक्वल टू हम mr² लिखते हैं। तो यहाँ पर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में हम उसको क्या दे सकते हैं, m1r1 स्क्वायर और m2r2 स्क्वायर, ठीक है। और इस m1r1 स्क्वायर को मैं ऐसे खोल के लिख सकती हूँ, m1r1 r1 प्लस m2r2 r2,
ठीक, अब क्या करेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2। तो अब इसी में हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या थी, m1r1 इज इक्वल टू m2r2, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी m1r1 की जगह पर हम m2r2 रखेंगे। ठीक है, तो हमने सिर्फ क्या किया है, m1r1 की जगह m2r2 रखा है और r1 तो एज इट इज हमारा है। और ऐसे ही हमने आगे किया है, इस m2r2 की जगह पे हमने m1r1 रखा है और r2 तो हमारा एज इट इज है। कर सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि m1r1 इज इक्वल टू हमारा m2r2 है। फिर हम इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि r1 और r2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी r1 r2 है, यहाँ पर भी r1 r2 है, दोनों को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, m2 प्लस m1, या हम उसको m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ, r इज इक्वल टू था r1 प्लस r2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, तो मैंने ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ लिखी। और देखिए अब m2 r2 को हम कैसे लिख सकते हैं, m2 तो मैं एज इट इज रहने दूँ, और r2 की वैल्यू में अगर इक्वेशन नंबर 1 से लिखना चाहूँ तो r2 में क्या लिख सकती हूँ, r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r माइनस r1 हो सकता है। इसी इक्वेशन की हेल्प से मैं ये इक्वेशन बना सकती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर क्या किया है, r2 की जगह r माइनस r1 लिख दिया। ठीक, अब इसी इक्वेशन को पूरा, इस वाले ब्रैकेट को पूरा खोल के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 r1 तो हमारा एज इट इज लिखा ही हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, m2 r हो जाएगा, तो ये m2 r लिखा, और माइनस m2 r1 हो जाएगा, तो ये m2 r1 लिखा। ठीक, फिर क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो m2 r1 है मैं इसे इधर की साइड ले गई। ठीक है, तो m1 r1 तो एज इट इज है, क्योंकि ये नेगेटिव है इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू m2 r बचेगा। ठीक, यहाँ पर क्या है, r1 को मैं कॉमन ले सकती हूँ, r1 मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, m1 प्लस m2, और यहाँ तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से r1 की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगी, m2 r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 निकल सकती है ऐसे। और ठीक ऐसे ही हम r2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। r2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ इतना लिखना होगा यहाँ पर कि m2, मैंने ये लिखा m2 r2 इज इक्वल टू m1 r1, और r1 की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, m1 तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, r1 को अब मैं यहाँ इसी इक्वेशन से r1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो r1 क्या हो जाएगा बेटा, r1 हो जाएगा r माइनस r2, तो मैं इसको r माइनस r2 लिख सकती हूँ। ठीक, फिर इसी इक्वेशन को हम नीचे जैसे हमने ये सॉल्व किया है ऐसे ही हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, m2 r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 r माइनस m1 r2, बस फिर इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो r2 हमारा इस तरह से आ सकता है। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, r1 की भी और r2 की भी। अब आगे देख लेते हैं कि क्या हुआ है। फिर हमने इन्हीं वैल्यूज को अपने इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया है। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारी क्या निकल के आई थी, हमारी थी वो r1 r2 मैंने कॉमन ले रखा था, और अंदर क्या निकला था, m1 प्लस m2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी। ठीक, अब इसी में r1 और r2 जो मैंने अभी अभी निकाला, वो इक्वेशन मैंने, वो जो वैल्यूज निकाली वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। तो जब मैंने यहाँ पर पुट करी तो ये m1 प्लस m2 से ये एक m1 प्लस m2 कैंसिल हो सकता है, तो अब ऊपर क्या बचेगा, m1 m2 बचेगा, भाई दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम m1 m2 लिख सकते हैं, और ये r इंटू आर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, m1 प्लस m2 बचेगा। तो हम फिर यहाँ पर i इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, जहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी इस पूरे को हम म्यू लिख दिया। और ये म्यू क्या होता है एक्चुअल में, इसको हम बोल देते हैं रिड्यूस्ड मास ऑफ अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला भी आप ध्यान रखिएगा बेटा, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत जगह आपको यूज होगा, हो सकता है कोई न्यूमेरिकल पूछ ले वो, तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि म्यू का जो वैल्यू है। तो ये जो छोटे छोटे फॉर्मूलाज आ रहे हैं इसमें, ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना। देखो डेरिवेशन करने को तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका तो थियोरेटिकल है ही नहीं, एमसीक्यूज है, लेकिन बेटा डेरिवेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं डेरिवेशन के बीच में से कुछ फॉर्मूलाज हैं जो वो पूछ सकते हैं। ठीक, अच्छा अब क्या हुआ, अब हम ये देख रहे हैं कि नाउ बाय डेफिनेशन द एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग जिसको हम बोलते हैं, ऑफ अ रोटेटिंग मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है इसलिए हम उसके एंगुलर मोमेंटम, कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम जरूर होगा, तो उसके एंगुलर मोमेंटम को हम दे सकते हैं L इज इक्वल टू आई ओमेगा से। देखिए अगर हम नॉर्मली मोमेंटम की बात करें, संवेग की बात करते हैं, तो हम उसको P से दिखाते हैं। ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा 12th क्लास में, उसको हम mv दिखाते हैं ना। मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है, यानी मास द्रव्यमान, वेलोसिटी वेग, ठीक है, वो संवेग के बराबर होती है। ठीक,
अगर ये लीनियर मोमेंटम होता है, लेकिन एंगुलर रोटेटिंग मॉलिक्यूल है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। तो यहाँ पर आप अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर L एंगुलर मोमेंटम है तो P जो है हमारा लीनियर मोमेंटम है। ओमेगा क्या है यहाँ पर? एंगुलर वेलोसिटी, जो घूम रहा है वो मॉलिक्यूल, उसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी जरूर होगी। यहाँ पर ये सिंपल वेलोसिटी है। तो अब क्या बचा? ये मास और ये आई, यानी कि एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूला में जो काम आई का है, यानी जो P में, यानी मूवमेंट लीनियर मोमेंटम में जो काम m का है, एंगुलर मोमेंटम में वही काम I का है। तो आप मान सकते हैं कि I लगभग लगभग मास जैसा मान सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो अब यहाँ ओमेगा थी एंगुलर वेलोसिटी, फिर क्या है? एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज मैंने आपको बताया था बेटा, फिक्स वैल्यूज होती हैं, ये कोई भी ऐसी आर्बिट्ररी वैल्यू नहीं ले सकते हैं हम, यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू जरूर होगी। तो जो एंगुलर मोमेंटम की फिक्स वैल्यू होती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये पूरा अंडर रूट है, तो अंडर रूट j+1 और बाहर हम दिखाते हैं h/2π। ये भी आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा कि एंगुलर मोमेंटम हमारा क्वांटाइज्ड होता है, उसकी क्वांटाइज्ड वैल्यू हम इस तरह से दिखा सकते हैं, जहां पर j क्या है? j की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, और ये होता है रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो बेटा इसकी वैल्यू जरूर याद रखना, j की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, ये बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है। अब क्या है? एनर्जी। अब रोटेटिंग मॉलिक्यूल है, रोटेटिंग मॉलिक्यूल है, जाहिर सी बात है वो जब रोटेशन कर रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर होगी, जो उसकी रोटेशनल एनर्जी होगी। उस रोटेशनल एनर्जी को हम कैसे दिखा सकते हैं? E = ½ I ओमेगा स्क्वायर से। जैसे नॉर्मली जो हम काइनेटिक एनर्जी दिखाते हैं मॉलिक्यूल की, वो हम क्या दिखाते हैं? ½ mv²। और यहाँ से भी आप कंपैरिजन करेंगे तो v जो है w ओमेगा जैसा है, और m जो है वो I जैसा है, ठीक है। तो I जहाँ जहाँ भी आ रहा है वो मास से रिलेटेड ही आ रहा है, ठीक है। अब इसकी क्वांटाइज्ड वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? जब क्वांटाइज्ड वैल्यू लिखेंगे तो हम E को सफिक्स में j लिखेंगे। तो ये रोटेशनल एनर्जी के लिए हम क्योंकि बात कर रहे हैं तो EJ लिखेंगे। और ½ I ओमेगा स्क्वायर को हम कैसे दिखा सकते हैं, मतलब ये क्वांटाइज्ड वैल्यू कैसे निकल रही है वो हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो I ओमेगा स्क्वायर में आपने क्या कर रहा है? I से ऊपर और नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए I, अगर हम यहाँ पर I ओमेगा स्क्वायर में I से मल्टीप्लाई करेंगे तो I² ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और I² ओमेगा स्क्वायर को हम कुछ इस तरह से तो भी तो लिख सकते हैं कि I ओमेगा का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसको खोल के लिखेंगे तो I² ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, नीचे बचा 2। अब क्योंकि ऊपर भी हमने I से मल्टीप्लाई किया है और नीचे भी हमने I से मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए 2I नीचे आ जाएगा। और I ओमेगा क्या होता है? हमने अभी अभी ऊपर देखा, I ओमेगा = होता है L, तो हम इसको L²/2I लिख सकते हैं। तो ये इसकी रोटेशनल एनर्जी की क्वांटाइज्ड वैल्यू आपके सामने आ गई, ठीक। अब क्या किया है हमने? अब हम क्या करेंगे? इसी रोटेशनल एनर्जी की क्वांटाइज्ड वैल्यू में, क्योंकि ये क्वांटाइज्ड वैल्यू है तो L की वैल्यू भी हमें क्वांटाइज्ड लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है L की, √j+1 h/2π, वो हम L² की जगह यहाँ पर रख देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? यानी हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब हम इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या आएगा। √j+1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? j+1। अगर आपको मैथ्स आती है तो फिर तो आप इजीली समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। और h का स्क्वायर करेंगे तो h² हो जाएगा, और 2π का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और π का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। ये हमारी L² की वैल्यू हो गई। और L² फिर डिवाइडेड बाय 1, मतलब यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से, क्योंकि 2I भी तो है नीचे, तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यानी L²/2I जो हमारी ये वैल्यू है बेटा, उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। 1 यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको L²/2I को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/2I, ठीक है। तो बस इस L² की वैल्यू हमने ये रखी, इस पूरे का स्क्वायर करना है, ठीक है। और यही हमने आगे इसमें किया हुआ भी है, ये ऐसे कर रखा है। तो हमने सिर्फ वैल्यू रखी है L की, क्वांटाइज वैल्यू हमने यहाँ पर रखी और हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई। अब जब ये वैल्यू पूरा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने पर बस इतना सा कि ये जो 4 है और ये जो 2 है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 8π²I, और ऊपर तो h² है ही और j+1 है। तो ये हमारी रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू आ गई। और रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू आई किस में? जूल्स में। ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल कोई छोटा सा आता है
और वैल्यू आपकी जूल्स में दे रखी है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू किस चीज में दे रखी है, यूनिट क्या दे रखी है। तो जूल्स में हमेशा ये फॉर्मूला होता है। और हो सकता है वो लोग ऐसे भी पूछ लें कि अगर जो हमारी ये यूनिट है रोटेशनल एनर्जी की जूल्स में है तो फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि जूल्स में अगर है तो फॉर्मूला थोड़ा सा डिफर करता है जब एनर्जी की वैल्यू सेंटीमीटर -1 में होती है। कैसे, ठीक है, वो अभी हम देख लेते हैं। तो ये जूल्स में ये वाली वैल्यू होगी। अब रोटेशनल एनर्जी EJ इज मोर फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। जनरली क्या होता है, जो रोटेशनल एनर्जी होती है उसको हम वेव नंबर की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। अब वेव नंबर की टर्म्स में हम एक्सप्रेस करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन जे से। ये जो लिख रखा है ये एप्सिलॉन है, ठीक है। एप्सिलॉन जे का मतलब ही है कि हम वेव नंबर की बात कर रहे हैं। तो दिस कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलो। इसको कैसे ऑब्टेन करेंगे, देखो नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू, ये तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन लेमडा, ठीक। और अगर हमें 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू निकालनी, यानी कि अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, E इज इक्वल टू HC अपॉन लेमडा, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, E अपॉन HC इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा। और 1 अपॉन लेमडा एक्चुअल में क्या होता है, वो वेव नंबर ही तो होता है। ये तो हम लोग कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वेव नंबर के बराबर होता है। वेव नंबर मतलब जो भी हमारा लेमडा होगा 1 अपॉन लेमडा, वो न्यू बार के बराबर यानी वेव नंबर के इक्वल होता है। यानी वेव नंबर हमारा एनर्जी को अगर हम डिवाइड कर दें HC से तो हमारा वेव नंबर निकल के आएगा, ठीक है। तो अगर हम एनर्जी को वेव नंबर की टर्म में पढ़ रहे हैं तो हम इसी EJ, ये बेटा जे है यहाँ पर, ठीक है, EJ को डिवाइड कर देंगे HC से, ठीक। और फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर हमने इसको HC से डिवाइड, तो यानी ये वाली जो पूरी वैल्यू है, ये वाली जो पूरी वैल्यू है, इसको हम अगर HC से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ये H स्क्वायर है, नीचे हमने HC से डिवाइड किया है तो एक ये H स्क्वायर है क्योंकि, तो नीचे एक H है तो H से H कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर तो खाली एक ही H बचेगा, तो हमने ये H लिख दिया यहाँ पर। और नीचे क्या बचेगा, क्योंकि नीचे HC था, एक H तो कैंसिल हो चुका, एक C बचा, तो 8 पाई स्क्वायर IC, तो वही हमने यहाँ पर IC यहाँ पर लिख दिया और बाकी सब कुछ एज इट इज रहा। अब हमारी जो रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू हो गई, क्योंकि हमने उसे वेव नंबर की टर्म्स में एक्सप्रेस किया, तो वो सेंटीमीटर -1 हो गई। यही डिफरेंस है दोनों में। एनर्जी की वैल्यू जूल्स में होती है H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I, जे प्लस 1 तो ऐसा ही रहेगा, सिर्फ इतना ध्यान रखेगा इसमें H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I होता है। और जब यही वैल्यू सेंटीमीटर -1 में होती है तो H अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC हो जाती है। तो ये दोनों वैल्यूज में माइनर सा डिफरेंस है और वो हमने निकाला कैसे, वो हमने अपने इस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल लिया। तो ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान होगा तो आप इजीली इसे सेंटीमीटर -1 में चेंज कर सकते हैं। तो कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, जैसे जूल्स में नहीं दी होगी एनर्जी पर आपको खुद से सेंटीमीटर -1 में चेंज करनी पड़ेगी, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर C तो आप लोगों को पता है, H तो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है और C है वेलोसिटी ऑफ लाइट और जो है सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन 7 आ गई। और इक्वेशन 7 को हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक। EJ को लिख सकते हैं BJ J+1, तो इसमें क्या J+1 तो एज इट इज रहा, ये B की जगह B को हमने क्या मान लिया, ये पूरा जो चीज है H अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC, वो B की वैल्यू है, वेयर B इज इक्वल टू H अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC, और इसी को हम बोल देते हैं रोटेशनल कांस्टेंट। तो MCQs में रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बेटा इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर डेरिवेशन आपको आता है तो अगर आपको बाई चांस ये वैल्यू अगर आप रटेंगे तो भाई भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर डेरिवेशन आपको ध्यान होगा तो फटाफट से आप उसको करके निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये रोटेशनल कांस्टेंट की यहाँ पर वैल्यू आ गई, ठीक। अब इस रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू से हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें हमें हमारी वैल्यू क्या थी, रोटेशनल J+1, बस ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा एप्सिलॉन J, ठीक। अब इसी में अगर हम J की वैल्यू पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएंगे, अलाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, वही जो हम कैलकुलेट करने जा रहे थे कि एनर्जी लेवल्स यानी एनर्जी की, वो जो रोटेशनल लेवल्स हम दिखा रहे हैं उनकी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हमने रखा J = 0, तो देखो अगर इस फॉर्मूले में मैं J = 0 रखूं तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, B × 0 और 0 + 1, यही निकलेगा, और इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो J = 0 के लिए
एनर्जी की वैल्यू होगी 0B। ठीक है, अगर J इज इक्वल टू 1 रखूँ तो इसी फॉर्मूले में अगर मैं J इज इक्वल टू 1 रखूँगी तो B मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 प्लस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा 2B। तो कहीं पर भी आपको रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू 1B देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यही चीज आपको सीखनी है बेटा यहाँ पर कि आपकी जो अलाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल है, जो हम ये बोल रहे हैं कि रोटेशनल एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स्ड वैल्यू है उसकी, वहां पर 0B ही मिलेगा। फिर सेकंड जो J इज इक्वल टू 1 है, J इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये हमारी ग्राउंड स्टेट। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ग्राउंड स्टेट लेवल की एनर्जी की क्या वैल्यू होगी। तो बस आपको एनर्जी की वैल्यू के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, J+1। इसको तो बहुत अच्छे से घोल के पी जाना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। और बस आपको इसमें सिर्फ J की वैल्यू पुट करनी, तो वो ग्राउंड स्टेट का मतलब ही है J इज इक्वल टू 0। फिर J इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, J इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो जो भी यहाँ नंबर आता चला जाएगा, ग्राउंड स्टेट 0 हो गया, फर्स्ट में आपको J इज इक्वल टू 1 लगाना है, सेकंड को हम 2 लिखते हैं तो इसलिए J इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट J इज इक्वल टू 3 लिखते हैं तो यहाँ पर भी 3। तो आपको अगर एक्साइटेड स्टेट करके पूछा जाए तो कौन सी एक्साइटेड स्टेट पूछ रहे हैं, फर्स्ट पूछ रहे हैं, सेकंड पूछ रहे हैं, थर्ड पूछ रहे हैं, तो जो भी उसके आगे नंबर लिखा है बस वही नंबर आपको J की जगह रखना है, फिर आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ पर वैल्यू देख रहे हैं, 0 है, 2B है, 6B है, 12B है, 20B है। तो आपसे MCQs ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि क्या एनर्जी की वैल्यू, मान लीजिए वो दे रखी हो कि 7B, क्या 7B पॉसिबल है या नहीं है, तो 7B कहीं पर भी कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं होगी। आप देख रहे हैं 6B के बाद सीधा 12B है, यानी कि वही फिक्स्ड वैल्यूज होती है एनर्जी की। अगर हमारा मॉलिक्यूल यहाँ पर है और अगर उसे ऊपर जाना है तो उसे जो है इतना डिफरेंस चाहिएगा ही चाहिएगा। ठीक है, 6B मतलब अगर हम उसे 1B देने लग जाएं एनर्जी तो उसकी 7B हो जाएगी, लेकिन 7B वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उस एनर्जी को, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था एनर्जी, क्वांटाइज्ड एनर्जी का मतलब है जो भी एनर्जी डिफरेंस है, अगर उतनी एनर्जी उसे दी जाएगी मॉलिक्यूल को तभी वो उसे एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो एक तो आपको ये सारी वैल्यूज पता हो, ये रटनी नहीं है बेटा, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए BJ+1, जिससे आप अलाउड एनर्जी लेवल्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं अलाउड एनर्जी लेवल में हम ट्रांजिशन शो कर रहे हैं। देखो, the energy absorbed in the transition of the molecule from ground rotational state J is equal to 0 से अगर हमें J is equal to 1 में जाना है तो हम कैसे निकालेंगे। माने हम ये वाला एनर्जी डिफरेंस, ये जो ट्रांजिशन हमने दिखा रही है, जो एरो दिखा रखे हैं बेटा, ये ट्रांजिशन दिखा रखे हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आना, तो यहाँ पर नीचे से ऊपर दिखा रखे हैं। 0 से 1 में जा रहा है तो ये ट्रांजिशन है, 1 से 2 में जा रहा है तो ये ट्रांजिशन, 2 से 3 में जाएगा तो ये, 3 से 4 में जाएगा तो ये। ठीक है, तो अगर हमें ये एनर्जी डिफरेंस निकालना है, एनर्जी डिफरेंस हम जब भी निकालते हैं हमेशा हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट को माइनस कर देते हैं। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, इससे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हमें ट्रांजिशन की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन J इज इक्वल टू 1 में से माइनस कर देंगे एप्सिलॉन J इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एप्सिलॉन J इज इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है 2B, ये लिख रखी है यहाँ पर, तो हमने रख दी 2B। और J इज इक्वल टू 0 के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, ये जो एनर्जी लिख रखी है यानी एप्सिलॉन J की वैल्यू, तो ये 0 है, तो 2B माइनस 0, तो ये हो गया 2B। यानी अगर 0 से 1 में जाना है तो मॉलिक्यूल को 2B एनर्जी, 2B ×10⁻⁻1 वाली एनर्जी दी जाएगी, तभी वो ऊपर जा पाएगा। तो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट के बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है 2B। और क्योंकि हम इसे वेव नंबर की टर्म में पढ़ रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि न्यू बार जो है हमारा J इज इक्वल टू 0 से J इज इक्वल टू 1 में अगर हमें जाना है तो हमें 2B ×10⁻⁻1 उसका न्यू बार होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम एक से दूसरे में डिफरेंस निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई पूछे कि J इज इक्वल टू 1 से J इज इक्वल टू 2 में जाने के लिए उसे कितनी एनर्जी की जरूरत है, तो आपने क्या करना है, J इज इक्वल टू 2 में से J इज इक्वल टू 1 को माइनस करना है। तो J इज इक्वल टू 2 6 है, J इज इक्वल टू 1 2 है, तो 6 माइनस 2 यानी ये वाली एनर्जी जो है वो 4B होनी चाहिए, ये वाली एनर्जी 2B होनी चाहिए, ये 4B। फिर हम आगे बढ़े, सेकंड से थर्ड में जाने के लिए क्या चाहिए, 12 में से 6 को माइनस करना है, यानी ये वाली वैल्यू 6B होनी चाहिए। फिर 3 से 4 में जाने के लिए क्या करना है, 20 में से ये 12 को माइनस करना है, तो ये 8B। आप देख रहे हैं एनर्जी डिफरेंस 2 की टेबल आ रही है, 2 2 जा 4,
3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है। जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आ रहा है। अब एक चीज और ध्यान रखना बेटा, एनर्जी लेवल्स की वैल्यू और एनर्जी डिफरेंस दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी लेवल्स में आपको 0, 2b, 6b वो आपको इस फॉर्मूला से निकालना है। जो एनर्जी लेवल्स की वैल्यू होगी वो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। एनर्जी डिफरेंस के लिए आपको क्या करना है, एनर्जी डिफरेंस के लिए आपको हमेशा हायर लेवल में से लोअर लेवल की वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। माने कि अगर आपके ये वैल्यूज, आपके पास कोई चार्ट तो वहां बना हुआ रखा नहीं होगा, ठीक है। ये तो मैंने बना रखा है, इसलिए आप यहां से इजीली देख पा रहे हैं कि भाई 12 में से 6 माइनस किया तो 6 आ गया। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है, वो आपसे ये पूछेंगे जे इज इक्वल टू 2 से जे इज इक्वल टू 3 में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो आपने क्या करना है, एप्सिलॉन जे इज इक्वल टू 3 में से माइनस करना है एप्सिलॉन जे इज इक्वल टू 2 को। तो अब आपको एप्सिलॉन जे इज इक्वल टू 3 की वैल्यू तो याद तो नहीं होगी आपको, वहां तो वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे b और j की जगह आप रखेंगे 3 और फिर अंदर रखेंगे 3 + 1। ये कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया, ये वाला फॉर्मूला जो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला bj+1। तो bj+1, फिर इसमें से माइनस करेंगे, फिर से आप b की वैल्यू रखेंगे, अब की बार आप यहाँ 2 रखेंगे और 2 + 1, ठीक है। तो अगर आप 3 + 1 4, 4 3 जा 12, तो ये निकल के आया 12b माइनस 2 + 1 3, 3 2 जा 6, ये हो गया 6b। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6b। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर तो ये लिखी हुई थी इसलिए मैंने यहाँ से माइनस इजीली कर दिया, लेकिन जब आपको वहाँ कैलकुलेट करने को आएगा तो आप पूरा कैलकुलेट करेंगे उसे, ठीक है। और कैलकुलेट करके ही आप आंसर निकालेंगे। तो ये जो 6b आया, ये जो ये वाला डिफरेंस आया था, ये मैंने इस तरह से कैलकुलेट करके आपके सामने दिखाया है, ठीक है। अच्छा, इसी को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ भी है, इसको जनरल फॉर्म भी है इसकी, तो चाहे तो आप जनरल फॉर्म भी इसकी याद कर सकते हैं। तो हमें जो एब्जॉर्प्शन लाइन, जो पहली एब्जॉर्प्शन लाइन दिखाई देगी वो 2b पर दिखेगी, क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया है। फिर सेकंड एब्जॉर्प्शन लाइन हमारी कहाँ पर आएगी, 4b पर, फिर उसके बाद 6b पर, फिर 8b पर आएगी, ठीक है। तो हमारा स्पेक्ट्रम जो है कुछ इस तरीके का, यहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देता है। वहाँ पर स्पेक्ट्रम में हमें सिर्फ ट्रांजिशन लाइंस दिखाई देती हैं। ऐसा जो ये जो पीछे दिखा रखा था ना, ये ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा हमें दिखाई देगा वहां पर एब्जॉर्प्शन, यानी जो गैप था, जो एनर्जी डिफरेंस था, वो एनर्जी डिफरेंस पर आपको लाइंस दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये जो 2b पर अगर कोई लाइन आई है तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि ट्रांजिशन 0 से 1 वाले लेवल में, j इज इक्वल टू 0 से j इज इक्वल टू 1 में हुआ है। 4b पर अगर लाइन आई है तो हमें मालूम पड़ जाएगा j इज इक्वल टू 1 से j इज इक्वल टू 2 के बीच में ट्रांजिशन हुआ है। 6b पर अगर लाइन आई है तो j इज इक्वल टू 2 से j इज इक्वल टू 3 पर ट्रांजिशन हुआ है। 8b पर लाइन आने का मतलब j इज इक्वल टू 3 से j इज इक्वल टू 4 में ट्रांजिशन हुआ है। तो ये हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रम है। तो ये वैल्यूज सेंटीमीटर -1 में दे रखी है, ठीक है। अच्छा, मैं कह रही थी जनरल फॉर्म की, कि अगर हमें ये डिफरेंस, जो ये डिफरेंस 2b 4b 6b, अगर हमें ये एक जनरल इक्वेशन बनानी है तो इन जनरल हम क्या दिखा सकते हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम j टू j1 j+1, हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन को 0 से अगर हम 1 दिखा रहे हैं तो हम यही तो कर रहे हैं कि ये j की वैल्यू है इज इक्वल टू 0 और ये j की वैल्यू क्या है, j+1 ही तो है, यानी 0 में +1 कर देंगे तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यानी 0 से 1 दिखा रहे हैं, यानी j से j+1 में जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे थे, हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस कर रहे थे। यानी अगर हम 2 से 3 में जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, j इज इक्वल टू 3 से माइनस कर दे रहे हैं j इज इक्वल टू 2 को, ठीक है। तो इस j इज इक्वल टू 3 को मैं j+1 लिख सकती हूँ अगर मेरी j की वैल्यू 2 है तो, ठीक है। ये वैल्यू हमारी j हो गई और ये j+1 हो गई, तो इसी सेंस में ये j+1 लिखा हुआ है। तो j+1 के लिए हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमें तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, bj और j+1, ठीक है। तो यहाँ पर अब j की वैल्यू जो है मैं j+1 रखूंगी, जो स्टार्टिंग में रखी है मैंने। तो देखो अब मैं इसी को थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाती हूँ बेटा, ये वैल्यूज नीचे कैसे आई हैं वही हम देखेंगे इसमें। तो हमारा bj j+1 था, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, और सिर्फ इतना करना है आपको, j की वैल्यू पुट करनी है, ठीक। अब इसी मैं इसको एप्सिलॉन j+1 के लिए सॉल्व कर रही हूँ, तो b तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। j की जगह क्योंकि हमें j+1 रखना है, क्योंकि अब हमारी j की वैल्यू j+1 हो गई है, ठीक है, ये हो गया। फिर अंदर भी मुझे j की वैल्यू j+1 ही रखनी पड़ेगी, तो j+1 और आगे तो एक और 1 है +1,
ठीक, ये हो गया ई वो एप्सिलॉन जे प्लस वन की वैल्यू। फिर मुझे माइनस का साइन लगाना है, मैंने लगाया माइनस का साइन, और एप्सिलॉन जे, और एप्सिलॉन जे तो हमारा बी जे जे प्लस वन ही है, तो मैंने इसको लिख दिया बी जे और जे प्लस वन। ठीक, अब इसे मुझे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या, तो बस ये क्या कर रखा है, ये लाइन, इसके बाद आपको ये लिखने को मिलेगा कि बी जे प्लस वन तो एज इट इज है, और ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो जे प्लस टू हो जाएगा, और फिर माइनस बी जे प्लस वन। ठीक है, अब इसी वाली इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन कैसे बनी, इसमें इस वाली इक्वेशन के बाद आप देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, जे प्लस वन को अगर हम कॉमन ले लें, दोनों में ही जे प्लस वन है, तो अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा b और बचेगा j प्लस टू और माइनस बी जे, यही तो बचेगा अंदर। फिर इसको और पूरा सॉल्व करें तो ये तो j प्लस वन है, अंदर मैं और क्या लिख सकती हूँ, बी जे प्लस, ये खोल के लिखा है मैंने, बी जे और j प्लस वन है, तो यानी b को वन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली b आएगा, माइनस बी जे। ठीक है, और ये वाले बीजे से ये वाला बीजे जो है हमारा कैंसिल हो जाए। अच्छा ये सॉरी जे प्लस टू था ये, ओहो ये जे प्लस टू है, तो ये फिर b और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ पर 2b आ जाएगा। ठीक है, और ये बीजे से बीजे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, बस 2b बचेगा और j प्लस वन बचेगा, तो यही तो हमने लिखा है 2b j प्लस वन। तो अगर आपको बहुत जल्दी से डिफरेंस निकालना है तो आपको ये वाली वैल्यू भी ध्यान रखनी पड़ेगी, और इसमें हम j की वैल्यू क्या रखेंगे, मान लो अभी अभी हमने देखा था वो पूछ रहा है j इज इक्वल टू 2 से j इज इक्वल टू 3 में कितना डिफरेंस, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, लाइन किस पर मिलेगी हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 2b j प्लस वन में j की लोअर वैल्यू रखेंगे, j की लोअर वैल्यू हमारे पास 2 है, तो अगर इस फॉर्मूले में हम j की लोअर वैल्यू रखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस वन ही तो हो जाएगा, 2 प्लस वन क्या है 3, और 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 6b, तो 6b पर ही तो आ रही थी, तो 2 से 3 में जब ट्रांजिशन होगा तो वैल्यू हमारी 6b आएगी। तो ये शॉर्ट फॉर्म है 2b j प्लस वन, ये डिफरेंस के लिए है, और ये बी जे जे प्लस वन उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की वैल्यू, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस आपके लिए ये फॉर्मूला है, और एनर्जी लेवल का अपनी जो एनर्जी है उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस तरह से जो हमें एब्जॉर्प्शन लाइंस मिलती हैं, इक्वी, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें ये इक्वी स्पेस्ड होती हैं, सबके बीच का डिफरेंस जो है वो 2b होता है। देखो इसके और इसके बीच का डिफरेंस 2b है, इन दोनों लाइनों के बीच का डिफरेंस 2b है, इन दोनों लाइनों के बीच का डिफरेंस भी 2b है। ठीक है, ये भी 2b है। तो बेटा ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे b आ गए हैं तो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कौन सी किसकी वैल्यू थी। तो इक्वी स्पेस्ड का मतलब दोनों के बीच का जो लाइंस के बीच का जो स्पेस है वो इक्वल है। ठीक है, और ये किस पर मिलेंगी हमें, 2 4 6 8, मतलब आपको 2 की टेबल ध्यान रखनी है, तो उस पर हमें ये सारी वैल्यूज जो हैं देखने को मिलती हैं। तो आपको एनर्जी की वैल्यू पता होनी चाहिए, एनर्जी डिफरेंस पता होना चाहिए, इक्वी स्पेस्ड है ये मालूम होना चाहिए, और भी जो इसमें छोटे छोटे फार्मूलाज इसमें यूज हुए हैं वो सब मालूम होना चाहिए। तो ये सब कुछ था आज एनर्जी लेवल्स ऑफ अ रिजिड रोटर के बारे में और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सिलेक्शन रूल्स के बारे में बात करेंगे कि वो क्या होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।